चैप्टर 2392 सिविल वॉर। एक सोच के साथ वो विशाल गेट धीरे धीरे खुला और अनगिनत काले हाथ, पंजे और जैसी शैडोज बाहर उमड़ पड़ी, मानो पूरा बैटलफील्ड को खींचकर गहरे अबिस में ले जाना चाहती हूं। सभी मौतों के बाद जो अनडेड शैडोलिन्स में प्रवेश कर चुके थे, असैसिन्स के सबसे निष्ठावान भक्तों की आत्माएं, उन्होंने एथा में लौटना नहीं चुना। वे सलादीन के पास ही रही और उसके लिए लड़ती रही। विश्वास की बात हो तो असैसिन्स किसी भी तरह होली सी से कम नहीं है। अपने विश्वास के लिए जान देना पड़े तो वे और भी ज्यादा उन्मादी हो जाते हैं। काली, उग्र होती शैडोज की लहर लेबनिस की ओर बह रही थी। ये सलादीन द्वारा शैडो रियल्म का सीधा उपयोग करके बुलाया गया लीजन ऑफ द डेड था। ये शैडो की इच्छा का रूप थे, ऐसे अस्तित्व जो हर रोशनी को निगल लेते हैं। लेकिन लेबनिस पीछे नहीं हटी। वो बुक ऑफ रेवलेशन को मजबूती से पकड़े रही। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, पर उसकी आंखों में अटूट दृढ़ता थी। वो बुदबुदाई, प्रभु कहते हैं, जो आंसुओं में बोता है वही आनंद में फसल काटेगा। अगर दया मेरी तलवार है तो ये आंसू तुम्हारा अंत बनेंगे। अचानक एक अपकलिप्स फटा। धूसर सफेद प्लेग मिस्ट उग्र रूप से फैलने लगा। इस बार ये सिर्फ एरोजन नहीं था। ये मिस्ट अनगिनत, लगभग पारदर्शी, शोक से भरे फैंटम्स में बदलने लगा। वे या तो गिरे हुए योद्धा थे या दुख झेल चुके विश्वासियों की आत्माएं। हर एक में अनंत शोक था, लेकिन पवित्र प्रकाश में वे अविजित संकल्प में बदल गए। लीजन ऑफ द डेड और फैंटम्स ऑफ मॉर्निंग बैटलफील्ड पर टकरा गए। शैडो और प्लेग की शक्तियां आपस में उलझी। एनर्जी स्टॉर्म्स लगातार फूट रहे थे। अनगिनत चीखें और सिसकियां एक दूसरे में घुल गई, जैसे पूरा संसार इस प्रतिरोध पर मातम मना रहा हो। सलादीन रैगिंग शैडो टाइड के केंद्र में खड़ा था, अंधेरे का राजा। उसने अपना शैडो ब्लेड उठाया और उन्मत्त होकर वार करने लगा। डिसिपेट, दया अंधेरे के आगे सिर्फ एक नाजुक भ्रम है। लेबनिस दिव्य प्रकाश में नहाई खड़ी थी। रेवलेशन का प्रकाश उसकी अडिग इच्छा को उजागर कर रहा था। उसकी आवाज करुणा से भरी, पर अस्वीकार्य नहीं। नहीं, सलादीन, तुम्हारी शैडो रोशनी को निगल सकती है, लेकिन विश्वास को मिटा नहीं सकती। विश्वास शैडोज का नहीं होता। बूम! दोनों पक्षों की शक्तियां अपने चरम पर टकराई। दुनिया का रंग बदल गया। दूसरी ओर मर्लिन बनाम सन और मून एंजल्स। मर्लिन का युद्ध भी उतना ही उग्र था। मिडेलन और सरियल ने साथ मिलकर हमला किया। उनकी संयुक्त रेडियंस एक उफनती ऊर्जा धारा बन गई। उनकी संयुक्त अटैक टेक्निक, डांस ऑफ द सन एंड मून, मानो उनके हाथों में दूसरा सूरज और चांद बना रही हो। पर मर्लिन अभी भी हल्की सी मुस्कान पहने था। उसके वस्त्र बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखों में रून्स घूम रही थी और उसके चारों ओर की रेडियंस मुड़ती तिरछी होती जा रही थी। फिर उसने फिर से वही तकनीक इस्तेमाल की, डिवाइन डेप्रिवेशन, और मिडेलन व सरियल दोनों की शक्ति चुरा ली। क्षण भर में उसका पूरा शरीर सोने और चांदी दोनों की दुगनी रेडियंस से ढक गया, मानो वो स्वर्ग और पृथ्वी का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका हो। तुम्हारी शक्ति आखिरकार मेरे पास ही आती है। मर्लिन मुस्कराया, हाथों को जोड़ा और फिर एक झटके से फैलाया। सूरज और चांद का संयुक्त प्रकाश उसकी हथेलियों में फटा। मैसिव एनर्जी व्हील बनकर सीधे हमले से टकराया। बूम! धरती आकाश फिर एक बार बहरे कर देने वाली गर्जना से कांप गया। मर्लिन के सनमून डिस्क्स और एंजल्स के संयुक्त विमानों की टक्कर में संसार का हर रंग मिट गया। सिर्फ चकाचौंध सफेद प्रकाश बचा। मिडेलन अपना धैर्य खो बैठा और दहाड़ा, असंभव! तुम इतनी आसानी से हमारी शक्ति का मनमाना उपयोग कैसे कर रहे हो? सरियल ने गंभीर स्वर में कहा, यह उसकी थियोक्रेटिक डेप्रिवेशन है। वो दूसरों की एबिलिटीज को अपने लिए छीन सकता है। मिडेलन, अगर हमने जल्दी फैसला नहीं किया
तो हालत हमारे लिए बहुत खराब होगी। उसके मन में एक और भयावह विचार भी आया, जो उसने कहने की हिम्मत नहीं की। मर्लिन हमेशा से ट्रिनिटी कॉलेज का अद्वितीय जीनियस था। सुपर पावर्स के क्षेत्र में वो किसी भी शक्ति को कुछ ही समय में सीख सकता था। संभव है कि वो उनकी एबिलिटीज छीनकर खुद उनसे भी बेहतर तरीके से उनका उपयोग कर सके। दोनों दांत भींचकर फिर चमक उठे। उनकी रेडियंस जुड़ने लगी। अब 2 डिस्क्स नहीं, बल्कि एक परिपूर्ण सन एंड मून इन वन डिस्क बना। एक विशाल गोल्ड सिल्वर यिन यांग प्रतीक। सूरज की गर्मी प्लस चांद की ठंडक। स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च संतुलन। सन एंड मून इन हार्मनी, दी अल्टीमेट डांस। दोनों फरिश्तों ने दहाड़ लगाई। उनका विशाल संयुक्त हमला मर्लिन की ओर आया, मानो उसे मिटा देने के लिए पर्याप्त। मर्लिन जोर से हंसा, जैसे यही चाहता हो। उसने हाथ ऊपर उठाए। रून्स तेजी से बहने लगे और उसने उसी पल उस अंतिम अटैक की नकल कर ली। थियोक्रेसी स्ट्रिप्ड अवे, सन एंड मून यूनाइट। 2 इक्वली टेरिफाइंग डिस्क्स हवा में टकराए। दुनिया विनाश में डूब गई। धरती फट गई, चट्टानें उड़ी, आसमान में एक गहरी दरार खुल गई। दूर खड़े सभी स्पेक्टेटर्स भयभीत थे। लगता था यह संसार कभी भी ढह सकता है। उनकी लड़ाई की आफ्टरशॉक्स इतनी भयावह थी कि सलादीन और लेबनिस का युद्ध भी हिल गया। सलादीन लड़खड़ा गया। लेबनिस की अपकलिप्स रोशनी चरम पर धकेल दी गई। पूरा बैटलफील्ड अब एक देवयुद्ध का मंच बन गया था। कुछ देर बाद बैटलफील्ड धीरे धीरे शांत हुआ। टूटे हुए शव जमीन पर पड़े थे। टूटी हुई हथियार काले सॉल में धंसे थे, जैसे भयंकर युद्ध का अंत दर्ज कर रहे हों। फादर ओरियोन परछाइयों के तूफान से लड़खड़ाते बाहर आए। उनका होली सिल्वर स्पीयर आधा टूटा हुआ था। उसके सिरे से अब भी धुआं निकल रहा था। ये धिक्कारे हुए हेरेटिक्स, मैं प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन का अड्डा मिटा दूंगा। उन्हें फांसी के ढेर पर जलाऊंगा। फादर ओरियोन दांत भींचे हुए थे। अभी हुआ युद्ध सचमुच बेहद क्रूर था। 2 शक्तिशाली एलियन लीजन से एक साथ भिड़ना उनके लिए बहुत ज्यादा था। अगर नाइट्स ऑफ दी राउंड टेबल और शैडो फील्ड लीजन उनसे आखिरी दम तक लड़ने को तैयार होते, तो शायद आज वे डार्क सन फॉरेस्ट से निकल भी नहीं पाते। उनकी सांसें भारी थी। आर्मोर टूट चुका था। कपड़े खून से भीगे थे। उनकी होली लाइट तक फीकी पड़ चुकी थी और आंखों की प्योर व्हाइट रेडियंस कांप रही थी, मानो किसी भी पल बुझ जाए। वे हमारी ऑपरेशन को कैसे जान गए? वैटिकन के सीक्रेट्स लीक होना असंभव है। उनके पास खड़ी सिस्टर लेबनिस भी बेहद कमजोर थी। वो अपकलिप्स की कॉपी को अब भी सीने से लगाए थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। चेहरा पीला, मानो कभी भी बेहोश हो जाए। उसके आसपास की सेक्रेड ऑरा एक तूफान में कांपती मोमबत्ती जैसी लग रही थी। फादर ओरियोन ने भारी सांस लेते हुए कहा, शायद उनके बीच कोई विशेष क्षमताओं वाला इंसान है। धत, इसीलिए मुझे इस सुपरह्यूमन्स भरी दुनिया से नफरत है। चैप्टर 2393 सिविल वॉर 2। कारण के नियम और टाइम सिस्टम दोनों ही संभावित रूप से भविष्य को देख सकते हैं, और इसी वजह से उनके रहस्य कहीं छुप नहीं पाते। सिस्टर लेबनिस ने भौहें सिकोड़कर कहा, असंभव। वे कारण शक्ति के माध्यम से हमारे मिशन को कभी नहीं समझ सकते। उनके भीतर अपकलिप्स की शक्ति समाई हुई थी। यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। बुक ऑफ रेवलेशन में स्वयं भक्तों के विचारों की अपार शक्ति बसी हुई थी। जो भी लोग कारण या समय की क्षमता से भविष्य देखना चाहते, वे इस विशाल विचार शक्ति की बाधा से आगे नहीं बढ़ पाते। ये तो और भी विचित्र है। फादर ओरलीन भी समझ नहीं पा रहे थे, पर अब जब ये हो ही गया तो उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से प्राणों की बाजी लगाकर डार्क सन फॉरेस्ट से निकलने के बाद किंग आर्थर और उसकी सेना ने उनका पीछा नहीं किया। लगता है वे डार्क सन फॉरेस्ट के केंद्र की ओर ही जा रहे हैं। सिस्टर लेबनिस ने भारी सांस ली।
उसने पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर कई शव पड़े थे। वे सभी वही लोग थे जिन्हें वो कभी जानती थी। ये वही टेम्पलर नाइट्स थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर उनका रास्ता बनाया था ताकि ओरियन और लेबनिस वहां से निकल सकें। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, पर मृत्यु के अंतिम क्षण तक वे अपनी तलवारें और ढाले ऊंची उठाए खड़े रहे, अपनी आस्था का प्रतीक, और आखिरी सांस तक इन दोनों की रक्षा करते रहे। खून उछल उछलकर डार्क सन फॉरेस्ट की धरती को लाल कर रहा था। विनाश के बाद के झटके अब भी जंगल में गूंज रहे थे। अंधेरा और प्रकाश की टक्कर अभी पूरी तरह थमी नहीं थी, पर उन योद्धाओं में अब लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। आप सबको स्वर्ग के राज्य में अनंत शांति मिले। सिस्टर लेबनिस की आंखों में आंसू बह निकले। ओरियन ने दांत भींचे, खुद को संभालते हुए, और अपने बाएं हाथ से होली सिल्वर स्पेयर स्वॉर्ड के टूटे अवशेष को मजबूती से पकड़ा। उसका पूरा शरीर खून में डूबा था, पर उसकी आंखों में केवल जुनून जल रहा था। वो खून उगलते हुए धीमी आवाज में बोला, दुख का समय नहीं है सिस्टर, हमें तुरंत निकलना होगा। देर हुई तो हालात बदल सकते हैं। जुंझेंग सेक्ट की हजारों साल पुरानी आकांक्षा के लिए हमें यह मिशन पूरा करना ही होगा, चाहे आखिरी बूंद खून ही क्यों न बहा दे। लेबनिस ने आंसुओं में भी अपनी आखिरी शक्ति जुटाई। उसकी आंखों में दर्द के बीच अटूट दृढ़ता चमक रही थी। वो धीमी पर दृढ़ आवाज में बोली, हां, चाहे सब कुछ बलिदान करना पड़े, हमें अबिस ऑफ डार्कनेस तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि वही मूल स्रोत है। केवल वही हमें सच्चे उत्तर मिलेंगे। उसकी आवाज किसी धीमी प्रार्थना जैसी थी, पर उसके भीतर जीवन की समूची ज्वाला जल रही थी। उसकी बाहों में पकड़ी अपकलिप्स की प्रति हल्की सी पवित्र चमक बिखेर रही थी, मानो उसके विश्वास को उत्तर दे रही हो। ओरियन ने गहरी आवाज में सिर हिलाया। उसकी आंखों में पागलपन सा दृढ़ संकल्प चमका। वो अब अपने घावों या शरीर पर फैले खून को नहीं देख रहा था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसकी जान बची भी है या नहीं। इस वक्त उसके मन में केवल एक ही बात थी, पोप ने जो मिशन सौंपा है उसे पूरा करना ही होगा। हमें उस शक्ति को वापस पाना ही है जो अबिस की गहराइयों में दबी हुई है। कई नाइट्स लड़खड़ाते, गिरते पड़ते उन्हें युद्ध भूमि से दूर ले जाने लगे। इधर डार्क सन फॉरेस्ट की गहराइयों में सलादीन का शैडो डोमेन धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अंधेरा उन सभी गिरे हुए शवों को निगल रहा था, मानो ये जंगल मृत्यु की भूमि बन चुका हो। भयंकर युद्ध के बाद कई शैडो फीन्स नष्ट हो गए, और ये सलादीन के लिए भी काफी भारी नुकसान था। डार्क सन फॉरेस्ट के किनारे जैसे ही युद्ध की आग मध्यम हुई, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और सलादीन की शैडो फील्ड लीजन काले कुहासे से ढकी खंडहर भूमि पर चुपचाप खड़ी थी। तेज हवाएं फटी हुई झंडियों और खून में सनी धूल को उड़ा रही थी। हवा में अब भी खून की तेज गंध फैली हुई थी। किंग आर्थर और सलादीन दूर तक देखते रहे। कुछ आकृतियां लड़खड़ाते हुए दूर जा रही थी। फादर ओरियन और सिस्टर लेबनिस बुरी तरह घायल, पर फिर भी आगे बढ़ते हुए टेम्पलर नाइट्स की ढाल बनकर वे भाग गए। सलादीन ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग सिर्फ डार्क सन फॉरेस्ट से निकलने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। किंग आर्थर ने कंधे उचकाकर हल्की हंसी के साथ कहा, ये लोग सब पागल हैं। उसने सलादीन की ओर देखा और मन ही मन सोचा, तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही हो। लांसलॉट ने हथियार कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दूर जाती परछाइयों को देखकर जटिल सी भावना उभरी। उन्होंने पीछा नहीं किया। संदेह होने पर भी, शत्रुता होने पर भी किसी ने अपनी तलवार नहीं उठाई। हम उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे? वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए। अगर हम लड़ाई जारी रखें तो हम जीत सकते हैं। लांसलॉट ने असंतोष से कहा, पीछा करने की जरूरत नहीं। किंग आर्थर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गहरी थी। इस समय यह हमारी प्राथमिकता नहीं है। हवा की आवाज और भी वीरान लगने लगी।
दोनों सेनाएं चुप थी, खून में लथपथ, घायल, पर फिर भी सीधी खड़ी। वेटिकन की साजिश। सलादीन की आवाज धीमी और ठंडी हो गई। वे जो भी कर रहे हैं हमारी समझ से परे है। ओरियन और लेबनिस, उन्हें मजबूरन इस हद तक पहुंचना पड़ा है। यह सुनकर किंग आर्थर की आंखें हल्की सिकुड़ी। झंगी ने पहले ही उन्हें आगाह किया था कि वेटिकन एक घोर साजिश में लगा है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। वेटिकन वास्तव में क्या चाहता है यह अभी भी स्पष्ट नहीं था, पर इतना तय था कि यह ह्यूमन अलायंस के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत है। और आज झंगी फिर सही साबित हुआ था। हवा में फैली खून की गंध किंग आर्थर को अजीब सा बेचैनी दे रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, वे कहते हैं कि यह सब पोप का आदेश है, पर सच्चाई यह है कि वेटिकन ने कभी वास्तव में हमारी, इंसानों की परवाह नहीं की। सही कहा, सलादीन ने सिर हिलाया। वे हमेशा होली लाइट और ऑर्डर की बात करते हैं, पर असली ऑर्डर तो बस उनके मुंह का खाली शब्द है। जो वे चाहते हैं वो है शक्ति, नियंत्रण, ऐसा अधिकार जो इस दुनिया से परे हो। किंग आर्थर ने थकी सांस छोड़ी। इस हालात में भी वेटिकन मुसीबत खड़ी कर रहा था। क्या वे सच में चाहते हैं कि आसमान ढह जाए, चांद के टुकड़े धरती पर गिरें और पूरी सतह दुनिया जीवन से खाली हो जाए? आखिर वे करना क्या चाहते हैं? काला धुआं चारों तरफ घूम रहा था, रक्तलाल भूमि को ढकता हुआ। किंग आर्थर को एक नाम याद आया, झंगी। झंगी का वास्तविक नाम कोई रहस्य नहीं था, पर किंग आर्थर शायद ही कभी उसे उसके नाम से बुलाता था। वो आदमी आखिर कितना जानता है? धत, हर बार हमें इस्तेमाल करते वक्त कुछ न कुछ छुपा लेता है। सलादीन हल्के से मुस्कुराया। कम से कम इतना तो निश्चित है कि उसकी मंशा हमारे खिलाफ नहीं है। आखिरकार उसने किंग आर्थर की ओर देखा और दोनों ने एक थकी पर समझदार मुस्कान साझा की। वो अब हमारे प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। हाँ, आई ऑफ द डेविल से लौटने के बाद झंगी ने प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन को चुना था। ये चयन कम और मिलकर खड़े होने की इच्छा ज्यादा थी। प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ढीला गठबंधन था जिसके सदस्यों की एक ही चाह थी, अंतिम विनाश के समय भी जीवित रहना। और अब झंगी आधिकारिक तौर पर उनके 4 नाइट्स ऑफ डॉन में से एक था। नाइट ऑफ डिसेप्शन, चैप्टर 2394, सिविल वॉर 3। झंगी का रुख बिल्कुल साफ था। वो केवल उसी काम में हाथ डालेगा जिसमें उसे स्वयं का लाभ दिखे। यदि प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जा रही चीजें उसकी कीमत से कम हो तो वो बिना झिझक तुरंत छोड़ देगा। झंगी की वर्तमान शक्ति को देखते हुए प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी सभी शर्तों को सहजता से स्वीकार कर लिया। दोनों की आवाजें भले ही कम थी, लेकिन सभी बचे हुए सोल्जर्स ने साफ साफ सुन लिया था। उनकी नजरें एक साथ उस घने काले जंगल की गहराई की ओर मुड़ गई। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा, अज्ञात खतरों और दबी हुई रहस्यमयी ऊर्जा का साम्राज्य था। लेकिन उसी दिशा में एक ऐसा नाम था जो उनके थके हुए दिलों में फिर से उम्मीद जगा रहा था, झंगी। किंग आर्थर धीरे से बोला, वो स्थिति को हम सबसे ज्यादा समझता है और चीजों को हमसे कहीं ज्यादा स्पष्ट दृष्टि से देखता है। पैपेसी को भी और इस जंगल के रहस्यों को भी वो हमसे कहीं गहराई में देखता है। सलादीन की आवाज भारी और गंभीर थी। तो अब हम क्या करें? हवा शांत हो गई, केवल काला धुआं घूम रहा था। किंग आर्थर ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। क्या पूछने की जरूरत है? उसने हमें पहले ही संकेत दिया है। हम डार्क सन फॉरेस्ट के और अंदर जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। इस बार हम उस आदमी से सच्चाई निकलवा कर ही रहेंगे। सलादीन ने उसे देखकर सिर हिलाया। वो इस डेडलॉक को तोड़ने का हमारा सबसे बड़ा सहारा है, सलादीन ने कहा। भले ही वो हमेशा गंभीर न दिखे, लेकिन असली काम की बात आते ही वो सबसे विश्वसनीय इंसान है। किंग आर्थर की आवाज दृढ़ और स्थिर थी। अब हालात हमारे बस से बाहर जा चुके हैं। केवल वही हमें दिशा दे सकता है।
वे झंग यी के स्वभाव पर चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मानते थे कि इस खतरनाक जंगल में उसके पीछे चलना ही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। सोल्जर्स की आंखों में थकान के बीच एक नई ताकत उभरी, भरोसे से जन्मी हुई दृढ़ता। दूर काले जंगल में घनी धुंध घूम रही थी, जैसे उन्हें भीतर बुला रही हो। किंग आर्थर और सलादीन ने एक दूसरे की ओर देखा। निर्णय स्पष्ट था। चलो, किंग आर्थर बोला, अब लॉर्ड केओस से मिलकर ही रहेंगे। सलादीन ने भी सिर हिलाया। उनकी आवाजें ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी दृढ़ थी कि सारे वॉरियर्स फिर से सीधा खड़े हो गए। नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और शैडो फील्ड लीजन एक नई राह पर चल पड़े। खून और आग की महक अभी भी हवा में थी, और आगे का अंधेरा और भी भयावह था। लेकिन उनके दिलों में एक उजाला था, झंग यी, जो इस काले जंगल में उनका रास्ता रोशन कर रहा था। डार्क सन फॉरेस्ट के भीतर झंग यी की टोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मीटियोर शावर का स्थान ढूंढने के लिए वे केवल ब्रायन की सूंघने की शक्ति पर निर्भर थे। उसकी बड़ी काली नाक लगातार हिल रही थी, और सेंट कलेक्ट द्वारा इकट्ठी खुशबुएं हेलमेट के अंदर पहुंचकर उसकी पहचान प्रक्रिया से गुजर रही थी। वो हवा में मौजूद जले हुए मॉर्टल बोन्स और मीटियोराइट की महक को अलग करके दिशा निर्धारित कर रहा था। ये एक तकनीकी काम था, लेकिन ब्रायन आगे आगे सूंघता हुआ और बाकी सभी उसके पीछे सावधानी से चलते हुए दिखाई देते थे। पूरा दृश्य थोड़ा मजाकिया भी लग रहा था। फैटिक शू ने मन ही मन कहा, शुक्र है सबने कॉम्बैट सूट पहना है, वरना किसी ने गार्लिक खाया होता या गलती से फाट मार दिया होता तो आज ही क्यामत आ जाती। ब्रायन एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 300 मीटर आगे जली हुई हड्डियों की महक है और मीटियोर की एनर्जी के निशान भी। उसकी पूंछ हल्के से हिली, पर उसकी आंखों में गहरी सावधानी चमक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह जंगल इतनी आसानी से शिकार को ढूंढने नहीं देता। झंग यी ने सामने फैली ठोस सी दिखती काली धुंध को देखा, जो जैसे किसी जीवित चीज की तरह घूम रही थी और हर चीज को निगल रही थी। ठीक है, इसी दिशा में बढ़ते हैं, उसने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। सभी ने फॉर्मेशन बदलकर सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक ब्रायन के कान खड़े हुए। उसने दांत दिखाते हुए गुर्राया, सावधान, कोई आ रहा है। उसके बोलते ही काली धुंध में हलचल हुई और कई ऊंचे काले साए बाहर निकल आए। सबने हथियार कस लिए। झंग यी की आंखें सिकुड़ गई। बस एक स्पेशल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था, और उसकी डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसोसिएशन सामने मौजूद लगभग हर चीज को मिटा देती। लेकिन जैसे जैसे आकृतियां पास आईं, सबने उन्हें पहचान लिया। ये नॉर्स पैंथियन वाले हैं। कोलंबियन ग्रुप में किसी ने हैरानी से फुसफुसाया। अपने खोए साथियों से मिलना उनकी शक्ति बढ़ा रहा था। सबसे आगे ओदीन था, चांदी के आर्मोर में, एक अग्नि जैसी आंख, घनी दाढ़ी और पर्वत जैसी उपस्थिति। उसके पीछे लोकी, हेला और नॉर्स कोड के एलीट वॉरियर्स थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सब एक अजीब ग्लूमी साए में ढके हुए लग रहे थे, जैसे इस जंगल ने उन्हें भी बदल दिया हो। लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस श्रापित जंगल में अच्छा कौन दिखता। ओदीन जोर से हंसते हुए आगे आया। केओस और एडम, आखिर मिल ही गए। ये जगह तो मेस है। शुक्र है तुम्हारा सिग्नल देखा। वो झंग यी को गले लगाने जैसे हाथ फैलाकर आगे आया। झंग यी शांत चेहरे से बस उसे देखता रहा। उसे याद ही नहीं था कि ओदीन उससे इतना करीबी कभी रहा हो। यांग जिंगसन और ब्रायन दोनों ने महसूस किया, कुछ गड़बड़ है। ब्रायन की कुत्तों वाली इंट्यूशन एकदम तेज थी। वो नॉर्स पैंथियन को घूर रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। ओदीन करीब आ चुका था, 20 मीटर से भी कम दूरी। तब झंग यी ने धीरे से हाथ उठाकर अपने साथियों को रोक दिया। उसकी आवाज शांत पर चीर देने वाली थी। तुम यहां सिर्फ हेलो बोलने नहीं आए हो, है ना? प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें।
देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।